Hello everyone, welcome back to my another session of the resume or the CV making. Okay, so this session is going to be very important. So हम सबसे पहले ये समझना शुरू करेंगे इस सेशन में कि हमें CV अपने बनाने की ज़रूरत क्या है, रिज्यूमे और CV के बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से आपको CV अपनी बनानी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि रिक्रूटर्स देखते हैं आपकी CVs के अंदर, एंड जो आपका एंड टू एंड जो आपका करियर का पाथ है, जिस तरीके से आपने अपना काम किया है या फिर जिस तरीके से आपने अपना अभी तक का जो आपका एजुकेशन प्रोफाइल रहा है उसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है जिससे कि आप अपना रियल इमेज जो आप हो वो आप अपने रिक्रूटर को दिखा सको. सो इम्पॉर्टेंट ये सेशन इसलिए है बिकॉज एक CV जो आप भेजते हैं किसी भी रिक्रूटर के पास वो एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज का CV है या 2 पेज का CV है, वो एक रिक्रूटर के पास जाता है, वो उसको देखता है, नज़र घुमाता है उसके ऊपर एंड वो डिसाइड करता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है. सबसे पहला स्टेप आपके करियर में, अगर आप कभी भी एक जॉब सर्च करना चाह रहे हो या अगर आप फ्रेशर भी हो या फिर अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो हर किसी के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अपने CV को क्रिएट करना, अपने प्रोफाइल को रियल बनाना, इस तरीके से बनाना कि जो भी आप वो पढ़ रहा है आपके बारे में उसको क्लियर पिक्चर आ जाए कि आप आपके करियर के गोल्स क्या हैं, आपने क्या किया है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कहाँ आपको अवार्ड्स मिले हैं, किस तरीके से आपने रिकग्निशन पाया है, वो सब कुछ एक पेज पर अगर उसको मिल जाता है और वो उसको थॉरोली पढ़ पाता है तो आपको आराम से समझ पाता है कि ये कैंडिडेट हमारे रोल के लिए फिट होगा या नहीं होगा. ओके, सो इस सेशन में हम यही पढ़ना चाहेंगे, यही देखेंगे कि किस तरीके से आपको अपना CV बनाना है. ओके, सो ये सिर्फ एक वर्बली मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कई सारी चीज़ें दिखाऊंगा रिज्यूमे में किस तरीके से बनते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, एंड फाइनली आप अपना भी रिज्यूमे उसकी बेसिस पे बना सकते हैं. ओके, सो आई वुड वांट कि आप अपने एक पेन पेपर लेकर नोट्स साथ में उसके बनाते रहिए ताकि आप जब अपना रिज्यूमे बनाने बैठो तो वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहें एंड ओनली कंसिडरिंग दोज पॉइंट्स आप अपने रिज्यूमे को एक तरीके से क्रिएट करेंगे फाइनली इस लेसन के बाद. ओके, सो लेट्स गो अहेड नाउ. सो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूंगा आज तो वो मैं ये आपको समझाऊंगा कि व्हाई रिज्यूमे इज इंपॉर्टेंट या why CV मेकिंग इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो देन उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है रिज्यूमे और CV के बीच में. देन कॉमन मिस्टेक्स जो लोग किया करते हैं, किस तरीके से जो अगर केयरलेसली लोग उसको क्रिएट करते हैं कि या किसी और से बनवाते हैं, वो सब चीज़ें जो है किस तरीके से कॉमन मिस्टेक्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे. देन हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी बैड रिज्यूमेस, किस तरीके से बहुत ब्लंडर्स करते हैं कैंडिडेट्स जो मैंने अपने करियर में देखे हैं. सो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. देन एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा मैं आपको अच्छे रिज्यूमेस के, ताकि आप उसके गाइडलाइंस के हिसाब से अपने रिज्यूमे बना सकें. देन हर रिज्यूमे के साथ में इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शंस क्या होंगे, कैसे होंगे, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर. देन फ्रेशर अगर आप हो तो आपको लगेगा कि मेरे पास शायद कोई प्रोफाइल, मेरे पास अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरीके से है, तो मैं क्या मैं भी अपना रिज्यूमे उतना ही अच्छा बना सकता हूं कि मेरा सिलेक्शन हो, राइट. तो वो सब कुछ भी बात करेंगे, एज वेल एज एक्सपीरियंस लोग अपने रिज्यूमे में क्या लिखें. ओके, किस तरीके से उसको ड्राफ्ट करें. एंड फाइनली मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो बेस्ट रिज्यूमे मुझे आज तक मिला है, मैंने फेस किया है, विच इज़ रिज्यूमे ऑफ इलॉन मस्क. वो इलॉन मस्क ने खुद नहीं बनाया अपना, बट किसी ने एक्चुअली बना के रखा है. सो वो रिज्यूमे आपको मैं शेयर करूंगा, दिखाऊंगा कि उसमें क्या अच्छी चीज़ें मुझे लगी ताकि आप भी अपना रिज्यूमे उस तरीके से बना सकें. ओके, सो चलते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं आज कवर करने के लिए. ओके, सो व्हाई शुड यू हैव अ रिज्यूमे, ओके, और अ CV लेट्स से. सो अभी आपको मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप है वो जो एक कैंडिडेट का पहुंचता है किसी भी रिक्रूटर के पास. बट इंपॉर्टेंटली उससे भी पहले एक बात होती है, आजकल कोई भी मैनुअली भेजता नहीं है कोई भी किसी के पास CV. मतलब ऐसा नहीं होता कि आप हैंड ओवर करते हो किसी कंपनी में जाके, ऐसा नहीं होता है. मेल्स के थ्रू पहुंचता है या फिर डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं आजकल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया या फिर आपका
naukri.com है, shine.com, ये जितने भी जो पोर्टल्स हैं, ये पोर्टल्स पे आप अपना सीवी अपलोड करते हो, राइट, एंड उसके बाद आप अपना प्रोफाइल वहाँ पे बनाते हो, ओके। तो वो जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके मैक्सिमम स्क्रूटनी तो वो वहीं कर देते हैं, ओके। आपका रिज्यूमे कोई ह्यूमन नहीं डिसाइड कर रहा है आज के डेट में पढ़ करके कि यार ये ठीक है या नहीं है, वो एक काफ़ी लेटर स्टेज है, ओके। पहली जो फिल्टरिंग होती है वो तो कंप्यूटर ही कर देता है, ओके। सो दिस इज लिटिल स्ट्रेंज, ओके, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज अब जो हम रिज्यूमे बनाने वाले हैं वो रिज्यूमे कंप्यूटर फ्रेंडली या फिर आप कह सकते हो एआई फ्रेंडली भी होना चाहिए, ओके। सो उसकी क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। सो ताकि आपका जो रिज्यूमे है या फिर सीवी जो भी आप कहना चाहो उसको, वो शॉर्टलिस्ट हो, ओके, वो शॉर्टलिस्ट हो एंड देन वो एक फाइनल एक इस स्क्रूटनी वाले या फिल्टरिंग राउंड पे पहुंचे जहाँ पे एक ह्यूमन उसको पढ़ रहा है एंड देन उसको देख रहा है कि हाँ कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। बिकॉज इंटरव्यू के लिए बुलाने वाला जो लेवल है वो कंप्यूटर नहीं डिसाइड करता, वो ह्यूमन ही डिसाइड करते हैं कि जो रिक्रूटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको कॉल लगाना है कि नहीं लगाना है, फ़ोन पे बात करनी है कि नहीं करनी है, ओके। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। या सो जो रिज्यूमे है मैं आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें और भी बताऊंगा, बायोडाटा क्या है, ये सब प्रोफाइल और ये सब कवर लेटर काफ़ी चलता है मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या भेजना है, ओके। सो बेसिकली जो रिज्यूमे है और सीवी में ये डिफरेंस है मेनली कि रिज्यूमे थोड़ा सा शॉर्ट में प्रोफाइल जैसा होता है, एक प्रोफाइल लेवल पे होता है। जैसे कि अगर आप एक लेट्स से एक ट्रेनर हैं, तो आप ट्रेनर हैं तो आप अपने रिज्यूमे में क्या लिखोगे कि भाई आपने ये चीज़ें इतने शॉर्ट में लिखोगे, काफ़ी आपके अपने ये कवर किया, ओनली हाईलाइट्स ऑफ वॉट एवर ट्रेनिंग्स यू हैव डन, आपने कितने कैंडिडेट्स को आज तक ट्रेन करा है, आपने कौन कौन सी कंपनीज में कैंडिडेट्स को ट्रेन करा है, ये एक हो गया आपका प्रोफाइल टाइप, मतलब ये शॉर्ट में जो आप अपने बताते हो दैट इज रिज्यूमे, ओके। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में एकेडमिक्स या फिर आपके पब्लिकेशंस क्या हैं, डिटेल में वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, ओके। आपने कहाँ पे जॉब करी है वो बहुत ब्रीफली आप लिख सकते हो, बट बहुत डिटेल में जैसे टेक्निकल अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल लेवल के लिए हम यूज़ करते हैं सीवी, ओके। तो अब क्या है सीवी में क्या बात हो जाती है कि जैसे आप अपना डिटेल में अपने पूरा अपना करियर पाथ आपको लिखना है कि मैंने एजुकेशन करा, ये मेरे स्कोर्स रहे, ये मेरा परसेंटेज है, ये मेरा सीजीपीए है, राइट, ये मेरा डिवीजन है, ये सब कुछ मैंने करा। उसके बाद फिर आप आए नेक्स्ट लेवल पे, लेट्स से आपने बताया कि मैंने उसके बाद एक जॉब शुरू किया, ओके। तो जॉब में मेरा ये प्रोफाइल था, ये मेरा जॉब डेजिग्नेशन था, ये मेरा उसको रोल था, तो ये सब कुछ डिटेल, बेसिकली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज द डिटेल। सो सीवी, अगर आपने कोई पब्लिकेशन करा है, यानी कि अगर आपने कोई रिसर्च करी है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करा है, ओके, बड़ा प्रोजेक्ट करा है, वो सीवी के अंदर मतलब डिटेल उस एनालिसिस में आता है, तो वो हम सीवी। अगर जैसे अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट्स की, तो अकाउंटेंट्स में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, लाइक अगर आप जीएसटी की बात करो, टैक्स की बात करो, तो राइट आपने इसमें काम करा हुआ है डिटेल, ये टेक्निकल काम है जिसमें लोगों को जानना चाहेंगे कि आपके स्किल्स कितनी शार्प है। आपने जो लेट्स से आपने बीकॉम करा है तो बीकॉम में आपका कितना स्कोर्स आया डिटेल में, राइट। सो ऑल ऑफ दैट विल बी इन द सीवी। सो लोग आपसे पूछेंगे कि आप अपना सीवी शेयर कीजिए, राइट। तो वो हम आज जो बनाने वाले हैं वो सीवी को क्रिएट करेंगे, ओके। देन बायोडेटा इज समथिंग जैसे कि जिसमें कि आपका बायो का मतलब क्या हुआ, बायो मतलब होता है लाइफ, एंड लाइफ का मतलब होता है आपके बायो का मतलब होता है कि आपकी एक तरीके से बॉडी या फिर आपके जो साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो बायोडेटा मतलब उसके अंदर कि आपका ब्लड ग्रुप भी आएगा, आपके आपका फैमिली कहाँ से आता है, आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ, आपके नेटिव कहाँ पे रहा करते हैं, ऑल दैट कम्स इन द बायोडेटा। सो बायोडेटा जैसे आपने सुना होगा जनरली लोग शादी के लिए शेयर करते हैं, है ना। तो बायोडेटा विल हेल्प यू शेयर योर मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सनल ओन लाइफ, राइट। तो ये होता है बायोडेटा। सो जो जॉब्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो जॉब्स में सीवी या रेज्यूमे भेजा जाता है, बायोडेटा नहीं भेजा जाता है, ओके। प्रोफाइल अगेन, सो प्रोफाइल भी वर्ड काफ़ी यूज़ करते हैं लोग, आप अपना प्रोफाइल भेज दीजिए। सो प्रोफाइल जैसे आर्टिस्ट है, अगर कोई है, कोई फोटोग्राफर है, राइट, तो इन लोगों के लिए प्रोफाइल वर्ड ज़्यादा लोग यूज़ किया करते हैं। सो प्रोफाइल में क्या होता है, पिक्चर्स होंगे, राइट, आपने जैसे अगर कोई आर्ट्स क्रिएट करें तो वो आर्ट होगी। सो
प्रोफाइल में भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सो बट टेक्निकल लेवल पर प्रोफाइल नहीं यूज़ करते हैं लोग. ओके, देन इज द कवर लेटर. सो कवर लेटर साथ में भेजा जाता है. कवर का मतलब ये होता है कि आप उसको जो रिज्यूमे आपने बनाया है डिटेल में, लेट्स से, है ना, एंड आपको पता है कि ये जॉब के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको नॉलेज है, एंड यू नो आप एक ब्रीफ लिखना चाहते हो कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक पैराग्राफ के अंदर मैंने ये पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया, मेरा ये एक्सपीरियंस है. देन सेकंड पैराग्राफ में आपने मेंशन किया कि ये जो जॉब आप ढूंढ रहे हो, इस जॉब के लिए मैं बिल्कुल फिट हूँ बिकॉज मेरे पास ये ABCD चीज़ें मेरे पास एक्सपीरियंस के फॉर्म में है. ओके, सो वो 2 पैराग्राफ आपने मेंशन कर दिए, आपने CV के साथ में अटैच कर दिया उसको कि ये मेरा शॉर्ट में अगर किसी को पढ़ना है, समझना है मेरा करियर पाथ, तो वो कवर लेटर पढ़ ले. ओके, सो ये भी हेल्पफुल होता है क्रिएट करना अपने लिए. सो सब डिस्कस करेंगे आज हम ये सारी चीज़ें. ओके, सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव, सम कॉमन मिस्टेक्स. ओके, इसको आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं. ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही स्टूपिड है, ऐसा कुछ नहीं है. ये एक्चुअली में मिस्टेक्स हैं जो लोग किया करते हैं. सो वो मैंने इस स्लाइड्स में डाली हैं आगे की, तो प्लीज़ पे अटेंशन एंड मेक नोट्स ऑफ व्हाट नॉट टू डू. ओके ओके, सो बैड स्पेलर्स. पूरे CV के अंदर अगर आप जहाँ पे भी आप शेयर कर रहे हो, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स करी हुई हैं, बहुत गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है इससे. इससे रिज्यूम जो रिक्रूटर है वो पढ़ के समझ जाता है कि आप अपने जॉब को लेकर या फिर आप अपने करियर को लेकर सिंपली सीरियस नहीं है. ओके, जनरली ये सारी चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं जब आपका जो CV है वो कोई और बनाता है, कोई थर्ड पर्सन बनाता है, या फिर आपने कहीं से बस एक फॉर्मेट निकाला और उसमें आप अपने बेसिक चीज़ें आपने डाल दिए, जल्दबाजी में बना हुआ है वो एक CV. वहाँ पे ये बैड स्पेलिंग की मिस्टेक्स दिखती हैं. ओके, बहुत फ़नी चीज़ है. आई नो कि कई लोग अभी भी कैफ़े में जाते हैं, कैफ़े वाले भैया से बोलते हैं कि प्लीज़ मेरा CV बना दो, और उसके पास एक फॉर्मेट होता है, सिंपल सा ब्लैक एंड वाइट सा फॉर्मेट होता है. वो उसमें बस आपसे नाम पूछता है, आपका एड्रेस पूछता है, आपने क्या क्या कंपनी में काम किया, वो जब डाल देता है, एंड ही वुड हार्डली केयर ना कि आपको एक्चुअली जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है. उसका काम तो जो भी उसने पैसे आपसे चार्ज करने हैं, और वो उस CV बनाने के लिए, दैट्स उसका इंटरेस्ट. तो उसको मतलब नहीं है कि आपका इंप्रेशन इस CV से क्या जाने वाला है आगे. ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की कोर जो आपकी जिम्मेदारी है वो यही है कि टू इंश्योर कि जो भी आप अपना रिज्यूमे या फिर आप CV बना के भेज रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं करना चाहिए. कम ऑन, ये तो ध्यान ही नहीं रखा इस चीज़ का. मतलब वाई वुड somebody want to appreciate या फिर इनवाइट somebody to for an interview जो सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, और भी किस चीज़ में, अपने खुद के प्रोफाइल में, अपने खुद के CV के ऊपर. बहुत बड़ा एक टर्न ऑफ है ये रिक्रूटर्स के लिए. ओके, सो इंश्योर कर लीजिए. एंड इसको करने के लिए सिंपल, अगर आपको थोड़ा स्पेलिंग्स का डाउट रहता है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट पे या फिर वर्ड पर इसको टाइप करेंगे, अपना रिज्यूमे को बनाओगे, तो वहाँ पे ना रेड लाइंस इस तरीके से आ जाती हैं. जल्दी से आपको दिखा भी सकता हूँ मैं. जैसे कि अगर मैं कुछ लेट्स से गलती करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बता देता है मुझे ऑलरेडी कि ये आप मिस्टेक कर रहे हो. जैसे कि फटाफट एक बार आपको मैं दिखाता हूँ. लेट्स से हेलो वर्ल्ड. ओके, जैसे मैंने वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत लिखी, आपने देखा कि यहाँ पे इसके ऊपर ये रेड लाइन आ गई. अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड आई कैन से ये राइट स्पेलिंग है, तो मैं राइट स्पेलिंग पे क्लिक कर सकता हूँ. अब वो रेड लाइन चली गई. राइट, सो इस तरीके से आपको चेक करना है कि कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हैं आप, कहीं आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं स्पेलिंग के फॉर्म में. ओके, सो देख सकते हैं राइट एग्जाम्पल. देखिए किस तरीके से इस CV के ऊपर सर्वर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. राइट, सुपरवाइज्ड एंड कई सारी जगह पर आई कैन फाइंड मिस्टेक्स हियर.
Hello, accountants. Welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं. आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ. फर्स्ट, why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? Third, what is the syllabus for this course? And fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है. सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री. सो देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. So let's go ahead. The next point is unnecessary and distracting graphics. Okay? जो आपका CV है जितना plain हो उतना अच्छा लगता है. Simple, decent and neat and clean. इसमें बहुत ज़्यादा आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, अपने इस सीवी को, बिकॉज ये ना एक अनप्रोफेशनल वे है इसको अपने आप को प्रेजेंट करने का. ओके, सो ये बहुत सारे कलर्स यानी ये शैडोज या फिर ये एनिमेशन, ये जिस तरीके से ग्राफिक्स हैं, नॉट रिक्वायर्ड. सो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड बेसिक रखेंगे हम. ओके, देन द नॉन अचीवर. ओके, सो यू कैन से दैट ये वाला जो CV आप देख रहे हैं सामने, तो इसमें क्या है कि बैड और गुड मैंने दोनों चीज़ें पॉइंट आउट करी हुई हैं. सो बैड एक्सपीरियंस बुलेट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सेल्स. देखो यहाँ पे इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको देखिएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम कस्टमर, tasked with updating clients on connection status, try to create positive rapport with customers. So basically ये क्या दिखा रहा है, ये सारी लाइंस आपको दिखा रही हैं कि ये कुछ कॉन्फिडेंट नहीं है अपने काम को लेकर, या फिर इसने हर चीज़ देखो ट्राइड टू क्रिएट पॉजिटिव रैपो विद कस्टमर. ऐसा नहीं होता है, राइट? आपको ये दिखाना है कि आपने कस्टमर के साथ रैपो क्रिएट करा है. सो यू हैव क्रिएटेड पॉजिटिव रैपो विद कस्टमर. सो आपको ये सारी चीज़ें बातें आपने अचीव्ड के सेंस में ही लिखनी है. ओके, सो ये सारी चीज़ें बैड है. इसके अंदर अगर आप गुड एक्सपीरियंस अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं आपको ग्रीन में भी दिखाया हुआ, देखिए डेवलप्ड अ न्यू सेल्स स्ट्रैटेजी जनरेटिंग ओवर 4700 इन रेवेन्यू. यहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व हुए. उसने ये दिखाया कि मैंने ये काम अचीव करा, मैंने ये इस पर्टिकुलर इस नंबर को अचीव करा, राइट? दिस इज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी जो मैंने लेकर आया. सो इतना कॉन्फिडेंटली आपको नंबर्स के साथ में या फिर अपने लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हो वो सब कुछ इतनी आप हर लाइन पर आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए बेसिकली. ओके नाउ द फॉन्ट अब्यूजर में आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से ये जो सीवी आपके सामने है बड़ा ही रैंडमली प्लेस्ड है. और इसमें आप देखो तो कैसे बड़ा ही
कहना चाहिए अनप्रोफेशनल फॉन्ट इन्होंने यूज़ करा हुआ है, रनिंग फॉन्ट है, दैट आई डोंट अप्रिशिएट। तो गुड फॉन्ट्स की लिस्ट मैंने आपको यहाँ साथ में शेयर कर दी है। टाइम्स न्यू रोमन है, देन जॉर्जिया है, हेल्वेटिका है, एरियल नैरो, कैलिब्री, कैम्ब्रिया, ये सारे जो हैं गुड फॉन्ट्स की कैटेगरी है। इनमें आप बना सकते हो अपना सीवी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गो फॉर दोज काइंड ऑफ फॉन्ट जो कि आप ट्रेडिशनली आप जैसे बुक्स में पढ़ते हो, राइट, वैसे वाले फॉन्ट्स। सो दैट शोज योर प्रोफेशनल लाइन ऑफ सीवी। नाउ autobiographer. So if you have fewer than 10 years of relevant work experience, you should stick to one page resume. Now ये बहुत ही important point है। देखो, एक कैंडिडेट, एक लेट्स से एक रिक्रूटर है, उसको एक जॉब पोजीशन भरनी है, ओके। एक जॉब पोजीशन के लिए लेट्स से उसके पास 200 CV आए हैं, ओके। कंप्यूटर ने शॉर्टलिस्ट कर दिया, उसके पास अब आए 200 CV। अब वो 200 CV उसको पढ़ने हैं, और किसी के पास भी टाइम नहीं है आज के डेट में कि वो बहुत डिटेल में जाके खोद के उसको समझे आपने क्या लिखा है, अगर आपने कुछ एरर्स करे तो उसको समझे, किसी के पास टाइम नहीं है। कितना टाइम है, तो ये भी सोचो आप कि कितना टाइम एक्चुअली आपके CV के पास है जो उसको इम्प्रेस कर सके। अगर एक CV को मेरे को बस पहले तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ, सिर्फ रन थ्रू करता हूँ कि फॉर्मेटिंग ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ है। देन हम देखते हैं कि भाई अच्छा चलो ठीक है, उसने कितना कितना दिनों में कितना पीरियड के लिए काम किया है कहीं पर, या फिर उसके क्वालिफिकेशंस क्या थे, फिर उसके कितने स्कोर्स कितने थे। तो मेरे पास हार्डली 10 से 20 सेकंड एक CV को देने वाला हूँ मैं एज ए रिक्रूटर। तो अब 10 से 20 सेकंड में अगर मुझे आपका पूरा रिज्यूमे देखना है ओवरऑल, तो अगर मैं मल्टीपल पेजेस में बनाऊंगा, 3 से 4 पेज में बना दूंगा, भाई मैंने इतना सारा काम किया, काम सबने बहुत सारा करा होता है, बट क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये आपको डिसाइड करना है। एंड आपको इतना क्रिस्प, इतना शॉर्ट दिखाना है उसको कि वो 20 सेकंड तक अगर आप वो पेज को देख ले तो आपको पूरा समझ में आ रहा है कि भाई ये जो बंदा है इसने एक्चुअली में काम किया है और कॉन्फिडेंट है, और बिल्कुल एक पूरा ग्लिम्स मिल जाए उसके आपके पूरे करियर पाथ का उसको उन 10 से 20 सेकंड के अंदर। ऐसा CV हमको बनाना है, ओके। सो अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से कम है, स्टिक टू वन पेज CV, ओके। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट, ओके। अगर आपके पास 10 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है, इट्स फाइन टू हैव अ 2 पेज रिज्यूमे और अ CV, विच इज फाइन, बट डोंट गो फॉर मल्टीपल पेजेस, 3, 4, 5, ओके, ऑलराइट। सो देन आई विल कम टू द buzzword enthusiast, ओके। buzzword का मतलब क्या होता है कि भाई गो गेटर, हंग्री फॉर सक्सेस, सेल्फ स्टार्टर, मतलब ये बहुत ज़्यादा वर्ड एकदम मतलब नॉइस क्रिएट करता है कि यार अटेंशन सीकर जो लोग होते हैं या फिर वाना भी होते हैं लोग, वो वाले जो वर्ड्स हैं वो ऐसे CV में लिखते हैं। जैसे कि आप देखो इस CV में कैसे लिखा हुआ है, गर्ट रग ने, motivated go-getter with robust experience in maximizing synergy in business, naturally detail-oriented and a self-starter. Hire me to drive results and achieve quantifiable goals. This is a really good example of a bad resume. Yeah, for CV. Okay, so don't use a lot of buzzwords. Try to keep it simple yet powerful. Okay, so don't seek for attention. Rather, be stagnant and be confident in your words. Okay, so मैंने ये भी लिखा है, hiring managers see buzzwords like these on resumes all the time and they are an immediate turn off. Okay, while these phrases sound impressive, they actually communicate very little about the candidate's experience and skills. मतलब ऐसा एक्सप्रेस करके you cannot just maybe सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन एक्चुअली कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है वो आपके एक्सपीरियंस के बारे में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ फॉर्मेटिंग डिजास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके CV का फॉर्मेट बहुत अच्छे से नीटली अलाइंड हो। इस तरीके से देखो, आप आइकन्स यहाँ जा रहे हैं, टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, राइट। रेज्यूमे समरी को देखो आप कैसे पहले शिफ्टेड है और जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आगे की तरफ शिफ्टेड है। इंडेंटेशन कहते हैं इसको। सो अगर आप वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओगे तो इंडेंटेशन सेट करना आपको आना चाहिए, एक लाइन में वो सारा होना चाहिए। ओके, ऐसे आगे पीछे पैराग्राफ विल नॉट लुक गुड एट ऑल। ओके, सो
इमीडिएट रिजेक्शन है ये। सो अगर मैं बात करूँ रिज्यूमेस की या फिर सीवी, जो हम लोग ये जो साइकिल है जो चलती है, मतलब बेसिकली जो आपकी जॉब एप्लीकेशन से लेकर आपका सिलेक्शन कराती है, उसमें ये रिजेक्शन साइकिल है। सो रिजेक्शन साइकिल का क्या मतलब है, ये सिलेक्शन साइकिल नहीं है। तो 200 में से मेरे को 10 सीवी शॉर्टलिस्ट करने हैं, तो मेरे को क्या करना है, 200 में से 190 सीवी को मुझे आउट करना है, तो 190 सीवीज को मुझे रिजेक्ट करना है। तो ये बेसिकली रिजेक्शन राउंड है। ओके, अब जब 10 लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, तो मैं उनसे बात करूंगा, मिलूंगा, समझूंगा और उनसे कम्युनिकेट करूंगा, उनसे डिस्कशन करूंगा, इंटरव्यू लूंगा। वो मेरा सिलेक्शन राउंड है, मैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूं उस राउंड में। ओके, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस स्टेप। इसको आप जितना सीरियसली लोगे उतना ही आपको ज़्यादा कॉल्स आने वाले हैं इंटरव्यूज़ के लिए। ओके, यही अब देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ज़्यादा कॉल्स आने ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। सीधी सी बात है, अगर आपके पास 2 चांस आए मंथ में इंटरव्यू के लिए, हो सकता है आप उसमें क्रैक कर लो, बट हाई चांस है कि आप वो 2 ना क्रैक कर पाओ। ओके, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपके पास 10 कॉल्स आए तो आपके पास 10 चांस हैं। 10 चांस में अगर आपका कन्वर्जन रेशियो अगर 25% भी है या 30% भी है, तो 10 में से आप जो है 3 जॉब्स को क्रैक कर सकते हो। सो नंबर ऑफ इंटरव्यूज हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, ताकि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और कई बार हम इंटरव्यूज़ के दौरान ही हम अपनी गलतियां सीखते हैं, करते हैं, और फिर सीखते हैं लेसन कि हमने उस इंटरव्यू में ये गलत किया था, तो अगले इंटरव्यू में ये गलत नहीं करना है हमको। सो ये सब चीज़ें हम आप दे देकर, इंटरव्यू की साइकिल आप दे देकर आप सीखते हो। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरव्यूज आपके पास आएगा, उतने ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिस होंगी। जितने ज़्यादा आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, उतने ज़्यादा आप अगले राउंड्स में जा पाओगे। फाइनल राउंड्स में भी ऐसा नहीं होता कि एक बार इंटरव्यू कॉल आया ना, एक ही कॉल में आपका कन्वर्ट हो गया। 3 से 4 इंटरव्यूज होते हैं, राइट। सो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आएँ। ओके, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपके लिए कॉल्स कौन लेकर आएगा? आपका CV। ओके, चलिए। सो फॉर्मेटिंग आपको बढ़िया रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ द एग्जैजरेटर। एग्जैजरेटर मतलब क्या होता है? जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को लिखता है। ओके, एग्जैजरेट करता है। तो जैसे कि आप देखो इस एग्जाम्पल में देखो, टीचिंग असिस्टेंट विद 2+ years of experience supporting young learners in a multilingual setting, language genius with a level 2 teaching assistant certificate, and then आगे देखो क्या लिखा है उसने, कुछ तो लिखा है। वो क्या लिखना चाहता है इसमें, आप इसको समझोगे अगर तो मैं आपको बताता हूँ। सो देखो, इसमें वो कह रहा है मल्टीलिंगुअल सेटिंग है उसको, मतलब वो एक ऐसा पर्सन है जो कि और लैंग्वेजेस को जानता है, ठीक है, एंड वो अप्लाई कर रहा है किसी पोजीशन के लिए। कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा होगा? टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा होगा। तो उसने लास्ट लाइन में क्या लिखा है, उसमें ये लिख दिया है किसी और लैंग्वेज में, जस्ट टू साउंड स्मार्टर, कि और किसी लैंग्वेज में लिखा है। अब कोई रिक्रूटर तो पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, और उसको ऐसा लग रहा है कि ये एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि मैंने अपने CV में ही वो लाइंस डाल दी हैं जो कि अदर लैंग्वेज के, ये शो करेगा मुझे और लैंग्वेजेस आती हैं। ये टाइम नहीं है शो करने का कि आपको और लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। वो टाइम इंटरव्यू में आपसे डेफिनेटली पूरा रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट सब होगा। बट CV में अगर रिक्रूटिंग कंपनी इंग्लिश में आपसे डिमांड कर रही है, तो एक ही लैंग्वेज में आपको उसको देना चाहिए, राइट। दिस इज वेरी दिस इज अ कॉमन थिंग, बट ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है लैंग्वेज के लिए। हो सकता है आपके लिए लैंग्वेज वाला एग्जाम्पल ना हो, लेकिन अगर आप जैसे आप फाइनेंस में हैं, तो कुछ और आप चीज़ें ऐसी कर रहे हो अपनी CV के अंदर, जस्ट टू साउंड एग्जैजरेटिंग, वो नहीं करना है आपको। यू शुड लुक लाइक अ न्यूट्रल पर्सन, यू शुड लुक लाइक somebody people would love to work with, would love to talk with, and they are comfortable with. जो हाई फाई लोग बहुत साउंड करते हैं ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, यू हैव टू बी
हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्पअप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, why do I need to choose SharpUp? चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants, they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर। हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. Subtle, you have to be simple and आपका जो एक्सप्रेशन है वो कम्युनिकेट करना चाहिए एंड कॉन्फिडेंस आपका दिखना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए। ओके, सो चलिए। एंड ये जब आप कर रहे हो ना सारी चीज़ें, मतलब जब आप सीवी बनाते हो, ये सीवी आपको अपने मतलब फ्रेंड्स को, फैमिली को, अपने जो प्रोफेशनल और आपके लाइफ में प्रोफेशनल पीपल हैं उनको सबको दिखाना है। यू शुड गेट एज मैनी आइज एज यू कैन। अगर आप जितने ज़्यादा लोगों को ये दिखाओगे यू वुड गेट फीडबैक्स, और उन फीडबैक्स को फिल्टर करना है कि क्या ये रियल फीडबैक है, ये सही फीडबैक है। ज़रूरी नहीं है जो आपको हर कोई आपको एक्सप्रेस कर रहा हो या कि आपका सीवी पढ़ के बोला यार ये गलत लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो सकता है कि वो आपने किसी वजह से डाला हो वहाँ पर, उसको नहीं लग रहा हो। आपको उस फीडबैक को भी फिल्टर करना है कि क्या ये सही कह रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार इस बात में लॉजिक तो है, अगर वो लॉजिक आपको लगता है देन ओनली मेक दोज चेंजेस। ओके, बट यस, ट्राई टू गेट एज मैनी पीपल इन्वॉल्व इन दैट साइकिल। बहुत लोगों को दिखाइए, उनसे फीडबैक लीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक कीजिए चीज़ों को, एंड देन फाइनली जो चीज़ बन के आएगी ना, दैट इज समथिंग दैट रिक्रूटर्स वुड लव टू सी एंड यू विल गेट कॉल्स ऑन दैट। Okay, all right, let's move ahead. The oversharer मतलब इस एग्जाम्पल में आप देखो कि आप उसने बहुत ज़्यादा अबाउट मी में देखो, वीगन, थ्रिल सीकिंग, सिंगल डैड ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, है ना। ओवर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब एक फनी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। आज से 4-5 साल पहले की बात है। आई वॉज हायरिंग फॉर ट्यूटर्स, ओके, फॉर एन इंस्टीट्यूट। तो उसमें से मेरे पास एक सीवी आया एंड उस सीवी को मैंने जब पढ़ रहा था तो उसने ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे थे अपने करियर के बारे में कि मुझे अपने मैनेजर से, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उसके 1 साल बाद मुझे अपने मैनेजर से ये फीडबैक मिला कि जब से तुम आए तो एक
पूरे ऑफिस में कॉन्फिडेंस की लहर रहती है और काम करने का अलग ही मज़ा आता है। ये सब चीज़ें ज़रूर लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट करी होंगी, बट अब ये जगह सीवी नहीं है। ये मे बी आप किसी कैजुअल टॉक में अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, लंच पे हो, देन आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हो। मतलब वो सेटअप है, वो कहाँ पर ये शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन, वो वहाँ पे आप कर सकते हो। बट ये वो जगह नहीं है, सीवी वो जगह नहीं है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें शेयर करनी है, राइट। सो ओवर शेयर भी नहीं होना है, हमको बहुत एजेंडा से बिल्कुल स्टिक रहना है। एजेंडा मेरा बड़ा क्लियर है, ये जॉब एप्लीकेशन है, इसके लिए मैंने ये काम किया हुआ है, ये आपको दिखाना चाहता हूँ मैं अपने सीवी के ऊपर, दैट्स इट, वेरी स्पेसिफिक। ओके, या नाउ बैड रिज्यूमे और गुड रिज्यूमे में डिफरेंस भी मैंने थोड़ा सा पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है यहाँ पे। देखिए, डिसऑर्गेनाइज्ड और डिफिकल्ट टू रीड, ओके, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, डिस्ट्रैक्टिंग और इनअप्रोप्रिएट ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन दैट इज इन रेलेवेंट टू द जॉब, वो भी डाली हुई है। फेल्स टू हाईलाइट योर अकम्पलिशमेंट्स, आपने जो भी काम किया है वो नहीं अगर दिखा पा रहे तो वो रिज्यूमे किसी काम का नहीं है। डजंट गेट यू द जॉब, अगर फाइनली अगर आप उसको आपको देख रहे हो, आप अप्लाई करते जा रहे हो, यू नॉट गेटिंग कॉल्स, मे बी बिकॉज द सीवी दैट यू आर यूजिंग इज रॉन्ग। ओके, तो पहले तो वो चेक करना है हमको, ठीक है। गुड कैसा होता है, गुड सीवी या रिज्यूमे कैसा होता है, इजी टू रीड, जैसे हमने बताया इजी टू रीड, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली, जो मैं आपको बता रहा था ना, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जो हमारे Naukri.com या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कोई भी कंपनी जब क्रिएट करती है जॉब तो वो देखती है कि भाई फाइंड, वो बोलती है सर्च फॉर कैंडिडेट्स जो कि मेरे प्रोफाइल से मिलते जुलते हो। अब वो क्या करता है सिस्टम, वो सिंपली कीवर्ड्स कैच करता है उस जॉब प्रोफाइल के, कि लेट्स से आपने बोला कि जीएसटी का ऑडिट उसको आना चाहिए, तो जीएसटी ऑडिट एक कीवर्ड हो गया। अब वो क्या कर रहा है, सिस्टम जा रहा है जीएसटी ऑडिट, जहाँ जहाँ पे भी लिखा हुआ है जीएसटी ऑडिट, जिसकी सीवी में भी, वो पुल करके लेकर आ गया वहाँ से। ओके, एंड देन उसने रिक्रूटर को दिखा दिया कि भाई ये मैं 100 सीवी ढूंढ के लेकर आया हूँ, एंड इसमें से आप शॉर्टलिस्ट कर लो, राइट। अब वो हो सकता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 कीवर्ड्स भी हो, भाई जीएसटी भी आना चाहिए, टैक्स भी आना चाहिए, कंप्लाइंस भी आना चाहिए, है ना, एमसीए कंपनी का भी उसको आना चाहिए काम। तो सब कुछ उसने बना लिया, एंड वो जाके ये 4-5 कीवर्ड में से बोलता है कि कम से कम 3 कीवर्ड्स तो हो किसी किसी में, वो लेकर आओ, तो ऐसे करके वो ढूंढ के लेके आता है। तो ये सारी चीज़ें ATS फ्रेंडली आपकी सीवी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा आपको मैं इसके सेशन के थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको मैं बताऊंगा ATS फ्रेंडली हमें चीज़ें कैसे रखनी है। नाउ, एरर फ्री, फोकस्ड ऑन जॉब सीकर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस। ओके, जो आपका जॉब सीकर आपसे ढूंढ रहा है वो हमारे सीवी के अंदर ज़रूर होना चाहिए। ओके, चलिए लेट्स टॉक अबाउट गुड एग्जाम्पल्स। बैड तो हमने देख लिए, अब हम गुड देखते हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस वन, बड़ा ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है आपको। अकाउंटेंट का ही मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे नाम रखा है उसने, ऊपर अकाउंटेंट डाल दिया है, उसका डेजिग्नेशन जो भी रहा होगा। कॉन्टैक्ट उसने लेफ्ट में डाल दिया है, एजुकेशन, स्किल्स, करियर का ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंस में उसने 2 जगह काम कर रहा था, उसने ये डाल दिया डिटेल में। एंड देखो कितना सिंपल, इसमें कोई हाई फाई फॉन्ट यूज़ नहीं करा है, कलर्स बहुत ज़्यादा ऐसे कोई यूज़ नहीं करे हैं, ब्राइट या फिर कोई धिनचाक से कलर यूज़ नहीं करे हैं, है ना। बड़ा नीट एंड क्लीन उसने सेगमेंट वाइज उसने बड़ा इन्फॉर्मेशन को डाला हुआ है। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल विच आई फील, एंड ये सिंगल पेज है ना। ये देखें, इसमें जब कभी आपको लगे कि भाई मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रही है मेरी सीवी, तो इस तरीके का फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करके बुलेट पॉइंट्स में आपने लेफ्ट सेगमेंट में आपने देखे कैसे ऊपर नाम रखा, देन अपना पूरा हाईलाइटिंग, आपने डेजिग्नेशन वगैरह बता दिया, जो आप जिसमें आप परफेक्ट हो वो आपने ऊपर डाल दिया, जो भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, जो आपका करंट डेजिग्नेशन वो डाला, देन कॉन्टैक्ट डिटेल डाली, समरी छोटी सी डाली है बहुत। ओके, एक्सपीरियंस में आपने 3 कंपनीज में उसने काम करा है, तो देखो 1, 2, 3, उसका जो पीरियड है वो भी क्लियरली सामने लिखा हुआ है हर चीज़ के आगे, एंड बहुत ही मिनिमम से पॉइंट्स लिखे हैं। ये एक आर्ट है जो हमें सीखनी है कि क्या दिखाना है सीवी में, क्या नहीं दिखाना है सीवी में। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें डाल देनी है ना। बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट जो कि आपको लगता है जॉब आपके लिए लेकर आएंगे, वो वाले पॉइंट्स आपको इसके अंदर डालने हैं। ओके, मतलब आपको थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ अ रिक्रूटर, मतलब आप सोचो कि अगर आप रिक्रूटर होते और आपने ये पोजीशन निकाली होती मार्केट में, तो आप क्या ढूंढते उस सीवी के अंदर।
वो सारी चीज़ें आपके मतलब वहाँ पे होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो वो मांग रहा है वो लिख दो, ऐसा नहीं है। जो आपने करा हो एक्चुअली में वही आपको डालना है। ओके, चलिए। राइट में उसने की अचीवमेंट्स रखे हुए हैं, इस एक मतलब एक बाइफिकेशन करा हुआ है राइट और लेफ्ट के अंदर, जो कि काफ़ी चलता भी है आजकल। की अचीवमेंट्स के अंदर सारे पॉइंट्स डाल दिए एंड उसमें भी देखो उसने छोटे छोटे आइकन्स यूज़ करे। मुझे थोड़ा सा ये अच्छा लगता है ये स्टाइल, कि लेड पे उसने ऐसे आइकन्स डाले हुए हैं, तो इससे दिखता है कि भाई एफर्ट करे हैं अपने सीवी को बनाने के लिए किसी ने। सो ये एक अच्छा तरीका है। स्किल्स डाल दिए हैं, कोर्सेज डाल दिए हैं, राइट। सो दिस इज अ डिज़ाइन दैट इंटरेस्ट। नाउ अब ये वाला भी एक अच्छा एग्जांपल है कि भाई ऊपर अपना नाम डाल दिया एंड वो सारी चीज़ें लिख दी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड जो चीज़ें हैं जॉब के बारे में वो उसने पॉइंटर्स में लिख दिया एंड उसको बोल्ड भी कर दिया। तो जो आपको लगता है कि भाई कुछ चीज़ें बोल्ड करनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सीवी में आपको लगता है कि मेरा तो सीवी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है यार, हर लाइन पढ़ो, तो बोल्ड आपने पूरी सीवी को बोल्ड कर दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है हमें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट है आपको सिर्फ वही तो कहना चाहिए। एक अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 10% ऑफ द कंटेंट ऑफ द एंटायर सीवी कैन बी बोल्ड, नॉट मोर देन 10%। ठीक है, चलिए। इसमें और क्या खास बात है, थोड़ा सा उसने स्किल्स का एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने देखोगे तो आपको देखेगा कि कैसे ये बताया कि कितना मेरे को ज़्यादा आती हैं चीज़ें, कम आती हैं चीज़ें, मतलब वो उसने दिखाने की कोशिश करी, विच आई लाइक। बट वो वाला सेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके लिए। नाउ इस वाले सीवी में जो खास बात जो मुझे दिखानी है आपको वो ये है कि कैसे उसने टाइमलाइन ड्रॉ करी है। एक टाइमलाइन देखो आप, एक्सपीरियंस में ये सबसे मेरा करंट लेटेस्ट एक्सपीरियंस सबसे ऊपर ही आता है। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे चलते हैं हम, लेटेस्ट ऑन द टॉप। तो लेटेस्ट सबसे ऊपर आया, उससे पहले क्या किया, देन उससे पहले क्या किया। ओके, सो ये वाला जो पूरा सेक्शन है बीच का, ये कहलाता है टाइमलाइन। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार पूरा हमने पूरा हिस्ट्री देख लिया, देन स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा डिज़ाइन है, काम करता है। आई हैव सीन दिस डिज़ाइन वर्किंग। नाउ देखो इसमें भी टाइमलाइंस हैं, राइट। तो यही एक एग्जाम्पल है जो मुझे आपको और भी दिखाना था। देन इसमें आप देखो, जब आप करियर में ना आगे बढ़ते जाते हो, जब आप लाइक से 5 साल 6 साल 8 साल के एक्सपीरियंस में आ जाते हो ना, तो फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए। मतलब अवार्ड्स होते हैं आपके पास, अचीवमेंट्स होते हैं, आपको अप्रिसिएशंस मिले होते हैं, आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपने कोर्सेज कर लिए होते हैं। देन एजुकेशन में हो सकता है आपने कोई और डिग्री ले ली हो, तो एंड देन आपकी कंपनीज भी आपने स्विच कर ली होती हैं, तो 3 की जगह 4 हो जाती हैं कई बार, या फिर सो वो सब चीज़ें हो जाता है। सो इतना सारा जब आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होता है एंड आपको वो सब कुछ एक एक पेज पर लेकर आनी होती है। सो ये वो एक आइडिया है। इसके लिए मैंने ये वाला पेज, ये सीवी का एग्जांपल रखा है कि सिंगल पेज के अंदर आपने सारी चीज़ें किस तरीके से अरेंज करनी है। देखो लेफ्ट में रख दिया एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पे आपने पॉइंट्स बना लिए अपने। राइट में आपने रख दिया आपके अचीवमेंट्स, स्किल्स आपने डाल दी, आपके जो कोर्सेज हैं वो डाल दिए, पैशंस आपने डाल दिए। तो बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है जो मैं आपको कह रहा था ना कि अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है फिर आप कैसे एक पेज में लिख दोगे सारी चीज़ें, वो ये है वो राइट एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप लिख सकते हो वो। ओके, देन दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। इसमें कोई डिविजन नहीं है, तो ये वाला भी अच्छा चलता है। ये वाला जो फॉर्मेट है ये भी अच्छा है, इसको भी अगर आपको पसंद है तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो कि उसमें कोई पार्टीशन नहीं है बीच में, जैसे कि ये वाले में था और ये वाले में भी था इस तरीके से, ऐसा नहीं है। तो ये वाला भी आप सिंपल पैराग्राफ वाइज भी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटेड। ये भी नीट एंड क्लीन लगता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स क्रिएट करने की नहीं है, आपको सिर्फ अपना जॉब्स ही दिखानी है, तो गो फॉर दिस वन। Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA Deepika Bansal.
योर मेंटोर फॉर द इनकम टैक्स कोर्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. So, coming to the professional accounting, resume format advice. So, which elements are the most important to recruiters? ये सब हम अभी बात करने वाले हैं. In which format should you submit your resume and how should you list your experience? Okay, exclusively for the accounting field that you are in. Okay, now. Which elements are the most important to recruiters? Okay, सबसे पहले अकाउंटिंग फील्ड के लिए अगर आप फ्रेशर हो, आपका करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है। करियर का ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप अपने आप को, आपके लिए अपने क्या पर्सनल गोल सेटअप किया हुआ है आपने जो भी अभी तक सीखा है ऑल थ्रू योर एजुकेशन, उससे आप क्या अचीव करना चाहते हो। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर करियर। ओके, दैट इज व्हाट योर करियर ऑब्जेक्टिव शुड से। वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो भी। ओके, नाउ उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट होगा, आपका एजुकेशन। मतलब आपने अभी अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपने 10th का क्या स्कोर रहा, 12th का क्या स्कोर रहा, देन आपने कॉलेज में क्या किया, देन अगर आपने कोई कोर्स करा है तो वो सारी चीज़ें आपने बेसिकली अगर आपने अभी कंटिन्यूइंग आपकी जॉब, अगर आप कंटिन्यूइंग आपने कहीं जॉब करी है या फिर आपने कोई अपना साथ में कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें, तो वो वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एजुकेशन में क्या किया। ओके, ये हम ज़रूर देखना चाहते हैं। उसके बाद कमिंग बैक कि अगर आपने कॉलेज में ही अगर आप हो तो आपने किस तरीके के प्रोजेक्ट्स रन करे हैं। ओके, एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली नहीं, मतलब NGO में आपने अगर कोई पार्टिसिपेट कराओ, दैट कैन बी इनटू सम अदर सेक्शन, बट एकेडमिक सेक्शन आप हमें जॉब में कैसे हेल्प करोगे अपनी, वो चीज़ें आपको हमें इम्पॉर्टेंट आपके जो वर्क एक्सपीरियंस में वो आना चाहिए।
ओके, सो आपने कोई प्रोजेक्ट्स करा है, आपने कोई इंटर्नशिप करी है, अगर आप कोई रिसर्च अभी कर रहे हो, वो सब कुछ दैट वी वांट टू सी इन योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंसड हैं तो भी आप इस सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे जॉब करी है। ओके, देन इन विच फॉर्मेट शुड यू सबमिट योर रिज्यूमे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि वर्ड में बनाते हैं अपना CV, ओके, सेव कर लेते हैं उसको एंड भेज देते हैं डॉक फॉर्मेट में। ओके, सो होता क्या है, डॉक फॉर्मेट मतलब XYZ CV डॉट docx करके भेज दिया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेज दिया। अब होता क्या है, सबके सिस्टम में अलग अलग वर्जन का डॉक चल रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा होता है, वही पर्टिकुलर CV जो आपको आपके डिजायर्ड फॉर्मेट पे दिखती है, वो उसके सिस्टम में कुछ और दिखती है। ओके, सो एंड दिस इज अ वेरी 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 कॉमन मिस्टेक गाइस, प्लीज डोंट डू दिस। हमेशा करना क्या है, हमको उसको सेव एज PDF में करना है, उसको जो भी आपने CV बनाने के बाद आपको फाइनली फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको सेव एज PDF में करना है। जो भी PDF में आपको दिखता है वो लॉक हो जाता है, वैसे का वैसे ही फॉर्मेट हर किसी को दिखेगा दुनिया में, जहां पे भी आप भेजोगे। सो PDF फॉर्मेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन जो कि आपको यूज करना है। ओके, हमेशा मेक श्योर ऑफ दिस, डोंट डू दिस मिस्टेक। देन हाउ शुड यू लिस्ट योर एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बताया कि भाई टॉप पे आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपने कुछ भी काम किया तो लेटेस्ट वाला जो सबसे ऊपर आएगा, एंड देन गो ऑन। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने जो भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स करे हैं तो वो वाला आपके पास आएगा। फ्रेशर हैं तो आपके इंटर्नशिप का जो सीक्वेंस है सबसे ऊपर जो आएगा वो आपका लेटेस्ट वाला आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, एंड पुराना वाला नीचे जाता जाएगा। ओके, सो दिस इज वन थिंग। Then ensure your financial accounting resume stands out with these mandatory sections. So ये हम अब बात करने वाले हैं। हेडर सेक्शन जो मैंने आपको बताया, हेडर सेक्शन जिसके अंदर आपका बेसिकली करियर ऑब्जेक्टिव आ गया, समरी जो आ गई, देन आपका उसके नीचे आ गया आपका लेट्स से क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके स्किल्स होने चाहिए, आपके सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप आगे कोई भी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, देन व्हाट रिक्रूटर्स वांट टू सी ऑन योर रिज्यूमे, या फिर CV की भी बात करें, सो बेसिकली जहाँ पे भी वर्ड रिज्यूमे आ रहा है, सो यू कैन रिप्लेस इट विद CV, डोंट गेट मी रॉन्ग, वी आर टॉकिंग अबाउट CV। ओके, सो प्रोफिशिएंसी इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्विक बुक्स है, SAP है, राइट, ये जो भी आपको टैली अगर आपको आता है, कुछ अपने टैली पे प्रोग्राम्स करे हुए हैं, कोर्सेज करे हुए हैं, तो वो टैली का सॉफ्टवेयर आपने कौन सा वाला वर्जन आपको, मतलब लेटेस्ट वाला वर्जन होता है ना उसमें, तो वो वाला आपको यूज़ करना आता है, तो वो सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, अगर आपको कोई आपने स्पेसिफिकली कोई कोर्स करा है GST के ऊपर, वो आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी है। ओके, देन डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिकंसिलेशन एंड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो आपने करी हैं बैकग्राउंड में अपने कॉलेज के अंदर या फिर अपने किसी जॉब के अंदर, वो भी इंक्लूड करना अच्छा रहेगा। डिटेल ओरिएंटेड विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल डेटा। ओके, सो फाइनेंस की जो वर्ल्ड है ना, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, फाइनेंस के वर्ल्ड में सबसे प्राइमरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ऑनेस्टी। ओके, बिकॉज फाइनेंस ही तो सारी दुनिया चला रही है, राइट। तो एक्सपेक्टेशन मिनिमम, जो क्लियर एक्सपेक्टेशन होती है वो है कि जो भी काम फाइनेंस का कर रहा है पर्सन, वो कंप्लीट ऑनेस्टी से काम करे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज द एक्यूरेसी ऑफ योर डेटा, बिकॉज ये तो नंबर्स हैं, पूरा मैथ्स का गेम है, इसमें थोड़ा भी नंबर यहाँ से वहाँ हुआ, सारा डेटा हिल जाता है, राइट। तो दो चीज़ें आपको मैं बताता चलता हूँ कि इसके अंदर ऑनेस्टी और एक्यूरेसी ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ एक्सपीरियंस विद मंथ एंड ईयर एंड क्लोजिंग प्रोसेस, सो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है, आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। देन जो समरी की हम बात कर रहे थे कि जो सबसे ऊपर टॉप एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, वो सब कैसे कैसे आप लिख सकते हो, एक दो मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, देन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या क्या रखना है अपने लिए। सो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, एस्पायरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेंट ईगर टू अप्लाई अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बिजनेस प्रिंसिपल्स
and a passion for financial analytics. Committed to acquiring hands-on experience and contributing to a team focused on delivering high-quality financial reporting, aim to utilize exceptional data analytics skills and academic knowledge from BS in Finance. So, right? So ये एक अच्छा सा समरी मुझे लगता है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो. ओके, इसमें आप कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो एज पर योर एक्सपीरियंस. राइट, नाउ सेकेंड, ये जो थर्ड वाला है ना, ये पढ़ते हैं, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए. तो कुछ टाइम बाद अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो किस तरीके से इसको यूज करते हैं. तो सीजन्ड अकाउंटेंट विद 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, अडैप्ट at GAAP and tax laws, held fiduciary responsibilities for managing a rupees 550 crore budget at XYZ Corporation, driving a 20% cost reduction in over 33 years, specializing in strategic planning and forecasting and improving financial control. तो बहुत ही देखा कितने नीटली उसने अपने 3 लाइन्स के अंदर पूरा बता दिया. इसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या, 12 साल, 50 करोड़, 20% कॉस्ट रिडक्शन 3 साल के अंदर. देख रहे हो आप कि किस तरीके से उसने 3 लाइन्स के अंदर नंबर्स को इन्वॉल्व करके उसको कितना अट्रैक्टिव और कितना एंगेजिंग बना लिया है. राइट, ये चीज़ हमें भी करनी है. नाउ मूविंग अहेड, वर्क एक्सपीरियंस एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल्स में क्या क्या देखो, ये एक सेक्शन है जो कि आप लिख सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स के लिए है खास तौर पे. सीनियर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने हेडिंग डाल दी है. तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, सबसे पहले आपने अपना डेजिग्नेशन डाल दिया, फिर कंपनी का नाम डाल दिया, फिर क्या पीरियड है उसका आपने जहाँ पे काम किया उतना वो आपने डाल दिया. कमिंग टू द, उसके बाद नीचे आपने 3 पॉइंट्स डाल दिए या 4 पॉइंट्स डाल दिए. उसमें क्या क्या किया, मैनेज द टीम ऑफ 6 अकाउंटेंट, फिर लेड क्वार्टरली एनुअल क्लोजिंग प्रोसेस फॉर अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, डायरेक्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू ERP सिस्टम. ओके, ये सब चीज़ें आप दिखा रहे हो. तो बेसिकली आप बता रहे हो मैनेज द टीम, मतलब आप एक टीम को मैनेज कर सकते हो, टीम लीडिंग पोजीशन पे आप हो. लेड द क्वार्टर, मतलब आप डेफिनेटली यू आर अ गुड लीडर बिकॉज आप एक क्वार्टरली एनुअल क्लोजिंग प्रोसेस को आप टेक केयर कर रहे हो उस चीज़ के लिए. एंड डायरेक्टेड, ये भी आपकी लीडरशिप स्किल्स दिखा रहा है. तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस ओपन करते हो, ये बहुत एक व्यू दिखाता है कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आप करके आए हो. सो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस ही दिखा सकता है. आप अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अपने लाइंस को यूज़ कर सकते हो. राइट, हो सकता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो जिसमें आपके पास 4 टीम मेंबर्स हों, जिसमें आपने कुछ जूनियर्स को भी इन्वॉल्व करा हो. तो आप ये बोल सकते हो मैनेज द टीम ऑफ 6 पीपल थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट. राइट, आपने उसको लीड किया था उस चीज़ को. देन आपने फाइनल प्रेजेंटेशन आपने अगर दिया तो आप कह सकते हो प्रेजेंटेड द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ माई प्रोजेक्ट टू माई कॉलेज जूरी, है ना, या फिर आपने कोई और अच्छी जगह पे किया है. तो इस तरीके से चीज़ें आप भी दिखा सकते हो अपनी लीडरशिप स्किल्स विद दीज काइंड ऑफ लाइंस ऑन योर सीवीज इवन इफ यू आर अ फ्रेशर. ओके, ऑलराइट. सो ये दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जीक्यूटेड, प्रिपेयर्ड, कोलैबोरेटेड. सो आप देखो जो ओपनिंग सेंटेंसेज है ना इन वर्ड्स के, इन सेंटेंसेज के ओपनिंग सेंटेंसेज वर्ड्स हैं दैट आर वेरी दैट आर एग्जैक्टली व्हाट shows that you have achieved it. तो आप देखो कौन से टेंस में है ये, एग्जीक्यूटेड मतलब कर चुके आप, प्रिपेयर्ड ये भी आपने कर दिया, कोलैबोरेटेड ये कर दिया. तो ये जो फॉर्म ऑफ सेंटेंस है ना, इसका मतलब जो आपने कर दिया होता है वो आप अपने सीवी में डाल देते हो. जो आप करने वाले हो वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आती. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो करंट कंपनी में आप काम कर रहे हो आप ये दिखाओ वहाँ पे कि मैं ये करूँगा, ये फ्यूचर टेंस नहीं चलता. आपने जो कर लिया है, जो अचीव कर लिया है, वही आपका सीवी में आ सकता है. ओके, फ्यूचर टेंस नहीं चलता. आई विल बी नहीं चलता. आई एम थिंकिंग ऑफ, आई वुड बी, नो. आई वुड बी प्रमोटेड इन नेक्स्ट ईयर, नो, इट डजंट वर्क. आर यू प्रमोटेड, डू यू हैव दैट डेजिग्नेशन? सो यस, प्रमोटेड टू सीनियर मैनेजर पोजिशन इन 2019 बिकॉज ऑफ माई ग्रेट अचीवमेंट्स एंड लीडरशिप स्किल्स. वो आप लिख सकते हो. ओके, बट नॉट कि आप हो जाओगे, फ्यूचर नहीं. ठीक है, ऑलराइट. ये एक और एग्जांपल है. देखिए अगेन, कोऑर्डिनेटेड, एडमिनिस्ट्रेटेड, कंडक्टेड, ये सारे वर्ड्स हैं. आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हो एंड अपने लिए भी इसी तरीके की लाइन आप पिकअप कर सकते हो. ओके, ये कोको कोला कंपनी के लिए एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का ही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनालिस्ट के लिए है ये. ओके,
सो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है. ओके, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम. पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है. आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को जरूरत है स्किल्स की. So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है. बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता. यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक one stop solution जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 different modules at one place, जैसे GST, accounting, compliances, personality development. हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड. सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है. वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर. सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे. वाई डू वी वॉन्ट टू लिमिट आवरसेल्फ टू जस्ट कंसेप्ट्स? हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए. क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए. आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है. तो किस बात की देरी है? गो अहेड एंड एनरोल योरसेल्व्स इन ATC प्रोग्राम. दिस इज राधिका दुआ साइनिंग ऑफ. फ्रेशर्स की मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात करना चाहता हूँ बिकॉज बहुत जब हम भी फ्रेशर्स थे ना तो हम लोग भी थोड़े से वरीड रहते थे यार हमारी लाइफ में तो अभी हमें कौन ले लेगा जॉब के लिए, हमें कैसे हमारा कैसे CV का सिलेक्शन हो जाएगा बिकॉज हमें तो कोई जॉब भी नहीं करी है. बट अगर कोई कंपनी फ्रेशर के लिए ओपनिंग निकाल रही है राइट तो डेफिनेटली उनको फ्रेशर चाहिए राइट. एंड लेट मी टेल यू फ्रेशर्स की कोई रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज फ्रेशर्स है ना दे आर ब्लैंक स्लेट, बिल्कुल फ्रेश. उनको आप कुछ भी सिखाना चाहो आप उनको सिखा सकते हो. तो कंपनी जब फ्रेशर हायर करती है ना वो ये नहीं देखती कि इसको क्या क्या आता है, वो ये देखती है कि इसको क्या सिखा सकते हैं हम. ओके सो इसीलिए डोंट एवर गेट डीमोटिवेटेड या फिर डिट्रैक्ट कि भाई हमारे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है और हम CV पे क्या लिखें. ओके जो आपने करा है ना अच्छी से अच्छी चीज़ वो आप कर दो. हो सकता है आपके पास बहुत एक्सपीरियंस ना हो लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस में लिखा सकते हो कि भाई मैं जब 10th क्लास में था तो मैं लेट्स से मैं 8th क्लास के बच्चों का मैं ट्यूशन लेता था. ओके तो ये आपकी ईगरनेस ऑफ टीचिंग स्किल्स दिखाएगी, ईगरनेस ऑफ डूइंग समथिंग दिखाएगी. मोर देन योर स्किल इट विल शो योर विल कि आपके अंदर से इच्छा थी वो करने की राइट. सो ऐसी चीज़ें भी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो आपके पास कुछ भी थॉट में नहीं आ रहा है कि क्या डालें तो ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हो. ये आपका ये दिखाएगा कि आप एक्चुअली में कितना पोटेंशियल रखते हो. सो नो एक्सपीरियंस नो प्रॉब्लम. सो एग्जाम्पल के फॉर्म पे मैंने और भी पॉइंट्स डाले हैं इसमें. डोंट लिस्ट एवरी सिंगल रोल यू हैव हैड सो फार. ओके बट फोकस ऑन द वंस दैट यू वुड अलाइन विद द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर. सो मैंने आपको अभी शुरू में एक बात बोली थी कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट a tip, okay, that will help you in
गेटिंग दैट जॉब. सो जब भी कोई जॉब का आप जॉब डिस्क्रिप्शन, JD बोलते हैं उसको, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, आपके पास ईमेल में HR कॉल करेगी एंड प्रॉब्ली वो कहेगी कि आप अपना CV भेज दीजिए मुझे, या रिवाइज CV भेज दीजिए. क्योंकि एक बार CV में देख करके उसने पढ़ लिया कि हाँ आपके पास कुछ कुछ रेलेवेंट चीज़ें तो हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आप कहाँ तक जाते हैं, है ना. तो वो आपको कॉल करेंगे एंड दे विल टॉक टू यू. इफ दे टॉक टू यू एंड दे फील यू लाइक दे फील गुड अबाउट यू, दे विल आस्क यू फॉर अ रिवाइज्ड. एक बार अब रिवाइज करके भेज दो. ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कि अब जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, ओके, उसके हिसाब से आप अपना CV को आप थोड़ा सा पंप कर सकते हो. सो पंप करने का मतलब ये है कि जैसे उनके जो कीवर्ड्स हैं, हो सकता है वो आपको आते हों, मतलब उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो आपको आते हों, लेकिन आपने CV में नहीं डाले हों वो पॉइंट्स. जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग. जैसे एक रोल होता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, तो FP&A का रोल होता है. सो हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों. फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट का जो रोल है उसमें कुछ सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में आपको आती हैं, जो कि उसने JD में लिखी हुई हैं, लेकिन आपके CV में नहीं है वो वर्ड्स. सो आप उसको पढ़ करके वो वाले पॉइंटर्स जो हैं आप उसको अपने CV में पंप कर सकते हो. ओके, ये वहाँ भी काम करता है जब आप देखते हो कि आपको जो भी रेलेवेंट जॉब आप अप्लाई करते हो, मतलब लेट्स से आपको पता है कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट के इस तरीके की जॉब डिस्क्रिप्शन होता है. ओके, तो आपने देख लिया 8-10 कंपनी के आप ना JDs निकाल लो. ओके, कलेक्ट हो गए. अब उसमें आप देखो कि कॉमन कीवर्ड्स क्या है, उसकी लिस्ट बनाओ. एक एक्सेल खोल लो, उस एक्सेल पे आप बस लिखते जाओ कि अच्छा इनको लीडरशिप चाहिए होती है, इनको फाइनेंस के लिए कंट्रोलर चाहिए होता है, इनको मतलब टैक्सेशन आना चाहिए, अच्छा GST भी होता है. एक पूरी लिस्ट बना लो कीवर्ड्स की. ठीक है, एक लिस्ट बन जाएगी 15 से 20 कीवर्ड्स की. अब उसमें से पिकअप करो कि आपको क्या क्या आपने किस किस में आपको एक्सपोजर है. वो वाले वर्ड्स उठा करके, लेट्स से 15 से 20 जो वर्ड्स हैं उसमें से आपने 10 वर्ड्स उठाए एंड वो आपने रेलेवेंट वर्ड्स, लेट मी टेल यू, रेलेवेंट वर्ड्स जो आपको एक्चुअली में आते हैं, तो वो वाले वर्ड्स आपको उससे सेंटेंसेस आपको क्रिएट करने हैं, सेंटेंसेस में वो डालने हैं. तो अब क्या होगा, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना CV अपलोड करोगे तो इससे मिलती जुलती जो भी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, वो इससे मिलती जुलती जब वो कीवर्ड सर्च कर रहा होगा तो आपकी CV में आप उसको कीवर्ड्स मिलेंगे वो वाले, वो आपके CV को आगे पुश कर देगा. ओके, सो ये आपको इस तरीके से हेल्प करेगा जॉब इंटरव्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन करने के लिए. ओके, इंक्लूड ओनली वैलिड एक्सपीरियंस इन द फील्ड. ओके, सो डोंट गो इनवैलिड एक्सपीरियंस. हाईलाइट द सॉफ्ट स्किल यू वुड ब्रिंग अबाउट those personality traits that have an added value to your application. So ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. हार्ड स्किल्स के साथ साथ में हमने जो पहले सेशन में देखा था हार्ड स्किल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स को हमको बड़ा स्मार्टली यूज करना है अपने CV के ऊपर, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि हमने बात की थी, लीडरशिप स्किल्स, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, ये सब कुछ एक जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सो ये सारे जो पॉइंटर्स हैं अपनी जो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी आपको इसके अंदर डालने हैं. ओके, सो फोकस ऑन योर एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन इफ दे मेक सेंस फॉर द रोल. ओके, यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एजुकेशन करी है तो आपको ज़रूरी है डालना अपने CV के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने कभी लेट्स से कोई हिस्ट्री में कोई कोर्स कराओ, ओके, एंड आप फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, that will actually give a wrong impression कि आप थोड़ा सा भटक गए रास्ते में शायद. तो वही चीज़ें आपको दिखानी है जो कि उस जॉब के लिए रेलेवेंट हैं. ऑलराइट, चलो नाउ मैंने आपको बताया, अगेन मैं वापस लेके आ रहा हूँ वो वाला पॉइंट, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का. ओके, सो हार्ड स्किल में आपका क्विक बुक्स, SAP, ओरेकल, एक्सेल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, अगर जो भी आपको आते हैं, टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, डेटा एनालिसिस एंड टूल्स हैं. सॉफ्ट स्किल्स में आप ये सब बता सकते हो कि आपके अटेंशन टू डिटेल्स, कैसे आप मिस्टेक्स पकड़ पाते हो बैलेंस शीट्स के अंदर, एनालिटिकल थिंकिंग, आप डेटा को देख के कैसे प्रेडिक्शन निकाल सकते हो कि यार ये सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं फिगर्स, राइट. प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व करते हो, टाइम मैनेजमेंट, देन कम्युनिकेशन, टीम कोलैबोरेशन, अडैप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट एनी सिचुएशन, क्या गलत हो सकता है ये आपको पहले ही समझ में आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स,
एथिकल जजमेंट, ये सब चीज़ें जो आपको सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं, दैट ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं ये दिखानी चाहिए अपने CV के अंदर। ऑलराइट, सो सेक्शंस की बात करूं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, तो ये वो सेक्शंस मैं आपसे शुरू करने जा रहा हूं, वो वाला पॉइंट कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस में एक आपका की अचीवमेंट का सेक्शन भी आता है। तो की अचीवमेंट के सेक्शन के अंदर जैसे आप देखो यहाँ पे एक बार आप जस्ट गो थ्रू किया, फिर नजर फिराओ अगर आप सारे पॉइंटर्स के अंदर, तो एक चीज आपको कॉमन दिखेगी। आई गिव यू 5 सेकेंड टू चेक। कैच कर पाए आप कि क्या एक कॉमन चीज है? ओके, सो जो कॉमन चीज है वो ये है, आप प्रेडिक्ट कर पाए होगे शायद, कि हर लाइन में ना नंबर्स है, डेटा है। जो नंबर और डेटा जो हर लाइन में लिखा हुआ है वो आपका क्वांटिफाइबल अचीवमेंट दिखाता है। ठीक है, आई हैव इंक्रीज द सेल्स, इंक्रीज तो कर दी भाई, कितना सेल इंक्रीज कर दिया आपने, नहीं पता, राइट? आई हैव इंक्रीज द सेल्स बाय 25% ऑन द लास्ट क्वार्टर। सो क्वार्टर बाय क्वार्टर मैं 25% का सेल इंक्रीज कर रहा हूं। ओके, दैट इज समथिंग विच वुड इंटरेस्ट समबडी। तो आप सारी लाइन्स में देखो, reduce monthly financial reporting by time by 30% by automatic reconciliation process using advanced Excel tricks. Third point पढ़िए, developed a budgeting framework that reduced departmental expenses by 15% year over year. Okay, last point पढ़ते हैं, train 20 team members on accounting software upgrades, enhancing operational efficiency. Okay, वीडियो को पॉज करके आप सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए। सो बेसिकली ये सारी जो लाइन्स हैं, इस तरीके से आप अपने की अचीवमेंट्स दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड नंबर्स। Okay, now the next important area is honors and awards. All right, so अब इसमें आप देखो ऑनर्स एंड अवार्ड्स में फ्रेशर्स के लिए जनरली कैसे लिखे जाते हैं। एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड, अगर मतलब कोई भी जो भी आपको मिला, मैंने बस एक फॉर्मेट बताया है कैसा है। फर्स्ट एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड, उसके अंदर अपने पॉइंट्स लिख दिए, कहाँ पे ईयर आपने मेंशन करना है। स्कॉलरशिप अगर आपको कोई मिली है तो आपको यहाँ पे ईयर के साथ में किसने आपको स्कॉलरशिप दी, राइट, वो आपको मेंशन करना है। सर्टिफिकेशंस आपके हैं, इंटर्नशिप्स आपने करे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कोई बेस्ट इंटर्न अवार्ड मिला, राइट, और कौन सी कंपनी में मिला, फॉर किस चीज़ के लिए मिला, एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस चीज़ के लिए मिला। तो अब समझ में आ रहा है ना किसी रिक्रूटर को कि यार एक्चुअली आपने क्या काम करके, या फिर आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। ओके, अगर मैं लिखूँ तो बेस्ट इंटर्न अवार्ड तो कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या करके आपको बेस्ट इंटर्न अवार्ड मिला वो आपको बताना जरूरी है। ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान दोगे तो कंप्लीशन फील होगा, एक्चुअली आपके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर लीडरशिप के अंदर प्रेसिडेंट थे आप किसी को, आपने किसी सोसाइटी के, क्लब के, राइट, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। फिर यूनिवर्सिटी का नाम डाला है इसने, फिर इवेंट डाला है, लीडिंग टीम इनिशिएटिव एंड इवेंट्स, देन ब्रैकेट में डाला है कि इस पीरियड के लिए मैंने 1 साल के लिए ये काम किया। तो ये सारी चीज़ें ऑनर्स एंड अवार्ड्स के अंदर आती हैं। देन मिड लेवल अगर आप हैं, प्रोफेशनल हैं, जिसमें 4-5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको कॉलेज के बारे में या फिर कॉलेज की जो अवार्ड्स हैं वो थोड़ा सा साइड में चले जाते हैं। अब आपके प्रोफेशनल अवार्ड जो आपको मिले हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाते हैं, लाइक कंपनी रिकॉग्निशन, एम्प्लॉयर ऑफ द क्वार्टर, स्पॉटलाइट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बजटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, कंपनी का नाम और ईयर, परफॉर्मेंस माइलस्टोन, अचीव बेस्ट ऑडिटर अवार्ड फॉर किसके लिए, आइडेंटिफाइंग कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग ऑडिट्स 2023, इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्रेंसेस फाइनलिस्ट, नेम ऑफ अकाउंटिंग चैलेंज और हैकाथॉन। सो ये सब कुछ चीज़ें जो आप देख रहे हो कॉलेज से हट करके आपके एक्चुअली जॉब में शिफ्ट होने वाली हैं, बिकॉज आप थोड़े से एक्सपीरियंस पर्सन हो। आप फाइनली लेट्स कम टू दी इलॉन मस्क का, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्लोज करते टाइम ये ज़रूर बताऊंगा कि इलॉन मस्क का CV देखते हैं। अगेन लेट मी टेल यू, ये उन्होंने खुद नहीं बनाया बट किसी ने बनाया, बट बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है। तो आई थॉट टू शेयर दिस एग्जाम्पल विद यू। ओके, सो देखिए कैसे सेंटर पे उन्होंने अपना फोटो लगाया है। अच्छी चीज़ है बिकॉज दिस गिव्स एन इमेज कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं एक्चुअली। सो एक सेंटर में अपना फोटो, एक प्रोफेशनल फोटो आप डाल सकते हैं, विच गिव्स अ पर्सनल कनेक्ट, बिकॉज हमको ना बड़ा ब्लैक एंड वाइट हमारी मेमोरी नहीं होती, इमेजेस को याद रखते हैं हम। अब इमेज तो हम डाल नहीं सकते एक्चुअली लैपटॉप पे काम करते हुए, बट एक पर्सनल फेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ओके, राइट में डाल दिए उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन अपना नाम डाल दिया, एंटरप्रेन्योर, इंजीनियरिंग, इन्वेंटर, ये सब कुछ डाल दिया उन्होंने, एंड एक छोटा सा यहाँ पे सेक्शन डाल दिया, ठीक है, जिसमें अपना ऑब्जेक्टिव लिख दिया है। देन वर्क एक्सपीरियंस डाला, ओके, दिस ये सारा मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के अंदर अपने उन्होंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे। अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स में अपने अपना डिटेल बता दिया जो हमने बात करी अभी, देन इंटरेस्ट बता दिया। ओके, अब देखिए इस पे क्या है ना, एक सेक्शन लोग कई बार लास्ट में बॉटम पे एक तो डालते हैं डिक्लेरेशन, ओके, सीवी के अंदर, वो ज़रूरत नहीं है डिक्लेरेशन, बिकॉज आज की डेट में कहीं पे भी सीवी ना साइन करके नहीं कोई बचता है। डिक्लेरेशन में लिखा जाता था कि दिस नॉलेज इज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, दिस इन्फॉर्मेशन स्टेटेड अबव इज एट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड इज 100% ट्रू, राइट, ये सारी चीज़ें लिखी जाता था, एंड प्लेस ऑफ द साइनिंग दिस एंड यू नो हु साइनिंग दिस, अंडरसाइंड, ज़रूरत नहीं है उसकी, डिस्क्लेमर या फिर डिक्लेरेशन की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा दीजिए वहाँ से। इट इज़ अज्यूम्ड दैट वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर सेंडिंग in the resume or CV is 100% accurate, okay, accurate है वो, चैलेंज कर सकते हैं कोई आपको उसके ऊपर। सो रेस्ट इंश्योर कि आप जो लिख रहे हो बिल्कुल ट्रूथ हो, वो किसी और का कॉपी किया हुआ ना हो, आपने एक्चुअली जो भी लिखा हो वो आप उसको जस्टिफाई कर पाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछेगा वो क्वेश्चंस आपको CV से पढ़कर ही पूछेंगे, राइट। सो ये मत सोचिए कि सिर्फ शॉर्ट लिस्ट होकर के आप वहाँ पहुँच जाओगे, अब सवाल कुछ और होंगे। ये CV दोबारा आपके सामने आएगा, आपके इंटरव्यू के हाथ में होगा, जब आप इंटरव्यूअर के हाथ में होगा, जब आपके सामने उसके बैठे होंगे, तो लोग बोलेंगे कि आप मुझे इस पॉइंट के बारे में बताओ, आपने क्यों लिखा है ये वाला पॉइंट, तो ये ज़रूर लौट के आएगा। ओके, सो इंश्योर कि आप जो भी लिख रहे हो सही हो, 100% ट्रू हो। ओके, नाउ एक ये वाला पॉइंट है। देन पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर लोग अपना मैरिड अनमैरिड लिखते हैं, वो भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट अवॉइड दैट। बहुत ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल सेक्शन के अंदर आपने अपना आप कौन से सिटी में रहते हो वो काफ़ी है। जेंडर आपको लिखना है वो लिख सकते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इतना बहुत है, इतना ही बहुत है। इसके बारे में आपको एड्रेस में भी बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लिखना है कि इस पेड़ के पास लेफ़्ट लेने का एंड देन राइट लेके पहुंचने का, ये यहाँ पे एक दुकान आएगी उसके सामने ये सब होगा, ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में ही एड्रेस आप लिखिए बड़ा, क्योंकि कोई CV में पढ़ के आपके घर पे नहीं पहुँचने वाला है। ओके, जब वेरिफिकेशन का टाइम होगा वो आपसे अलग से आपका डिटेल एड्रेस लेंगे एंड देन वो वेरिफिकेशन करेंगे आपके रियल एड्रेस की, मगर CV के एड्रेस से डोंट वरी ऑन दैट। सो दैट्स ओके अगर आप शॉर्ट में एड्रेस लिख रहे हो वहाँ पे, तो ठीक है। देन इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं, कुछ बड़े हाईलाइटिंग पॉइंट आपको बता के चलता हूँ कि जो आप अपने CV बना रहे हैं उसमें अपने प्रोफाइल के जो ऑनलाइन प्रोफाइल्स है आजकल, जैसे लिंक्डइन है, राइट, जहाँ पे सिमिलर सा पूरा पेज होता है, बट वो रियल टाइम में अपडेटेड रहता है, तो वो भी एक लिंक्डइन का लिंक, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनती है उस सब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन CV के ऊपर आप अपना एक लिंक्डइन, एक जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इलॉन मस्क के वाले पेज में आप ये ट्विटर का उन्होंने लगाया हुआ है, राइट, ऐसे ही आप ट्विटर का नहीं बट लिंक्डइन का आप लगा सकते हो कि भाई लिंक्डइन पे क्लिक करें, अगर कोई PDF फॉर्मेट में उस पर क्लिक करें तो वो सीधा आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे पहुंच जाए। ओके, एंड अगर आपने कोई आपको सर्टिफिकेशन वगैरह दिखाने हैं या फिर कुछ कॉपीज वगैरह आपको दिखाने हैं, आपको लगता है कि यार ये चीज़ ना अच्छी रहेगी दिखाने के लिए, देन आप उसको हाइपर लिंक कर सकते हो। हाइपर लिंकिंग वाली जो CV है ना वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ये ट्रिक है गाइस, तो ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि कुछ आपको प्रूफ दे सकते हो उस चीज़ का, आप उसको एक हाइपर लिंक कर दो। जब आप आपको PDF में सेव करोगे और यूज़र रिक्रूटर उस पर क्लिक करेगा, वो एक दूसरा पेज खोल देगा वेब का, जो भी आपने लिंक करा है उसको, एंड इट विल शो कि ये लेट्स से सर्टिफिकेट की आपकी कॉपी है, वो आपको दिखानी है, तो उस पर क्लिक किया एंड सर्टिफिकेट खुल गया। तो ये दिखाता है कि आप कितने सीरियस हो और कितने आप एडवांस्ड हो अपने करियर को लेके। सो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करो। बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल शेयर करे हैं, फॉर्मेट शेयर करा है, फॉर्मेट शेयर करें हैं, उनमें से आप कोई भी पिकअप कर सकते हो एंड उस फॉर्मेट पे स्टिक हो जाओ एंड उस फॉर्मेट के हिसाब से आप बनाना शुरू करो अपने CV को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बना सकते हो, इनमें से जितनी भी डिज़ाइन मैंने आपको बताई हैं सब बन जाती हैं। थोड़ा सा आपको ये सीखनी होगी ट्रिक्स,
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूज़ करना है, ये छोटे मोटे डिज़ाइनिंग एलिमेंट को यूज़ करने के लिए। वरना आप चाहो तो बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। बट अगर आपको थोड़ा सा इन्फोग्राफिक, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये ब्लू कलर्स के इस तरीके से लगाए ना, आप वो कैसे आप डालना चाहते हो वो सब कुछ आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको वर्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए मगर। ओके, सो दैट वाज इट ऑन द CV मेकिंग सेशन गाइज। आई होप आपको पसंद आया हो एंड आई होप दैट यू हैव मेड पॉइंट्स। ओके, आज ही, बिकॉज सारी चीज़ें फ्रेश हैं आपके दिमाग में, आज ही अपना CV बनाइए उसको उसी सारी चीज़ों के हिसाब से जैसे हमने आपको इस वीडियो में बनाया है। चाहे तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो, क्या क्या मैंने बीच में स्लाइड शेयर करी हैं, उसको रेफरेंस पढ़ सकते हो, उनके एग्जाम्पल्स भी डाले हुए हैं तो वो जाके भी आप देख सकते हो सारे। एंड उस लाइंस में आप अपना CV बनाओ, राइट। एंड देन वी विल टॉक अबाउट लेटर इन पर्सनल इंटरव्यूज़ के अंदर कि ये जो CV में आपने पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंट्स पे कैसे कैसे आप आंसर देंगे। बट दैट्स फॉर लेटर। फॉर नाउ go and create your own CV, because that CV is going to be a life-changing document and a piece of paper for you. Okay, and on that note, I sign off, Samar Mathur. See you again in my next session. See ya.